हम आपको आइए बताते हैं कि पूरी खबर में आज हम आपको क्या दिखाने जा रहे हैं। पूरी खबर में आज हम आपको बताएंगे हिम योद्धा के बारे में। जी हां, पूरी खबर में आज हम बताएंगे हिम योद्धा कौन है, क्या है ये पूरी खबर। अगर हिम योद्धा ना होते तो देश का एक बड़ा हिस्सा हमारे पास ना होता। कौन है ये हिम योद्धा जिन्होंने एक असंभव सी लगने वाली जंग जीतकर सियाचिन को देश का हिस्सा बना दिया। पूरी बात में आज हम आपको बताएंगे 24,000 फुट की ऊंचाई पर ग्लेशियर और बर्फ के ऊंचे पहाड़ों के बीच लड़ी गई एक ऐसी जंग की कहानी जिसे नाम दिया गया था ऑपरेशन मेघदूत। दरअसल सियाचिन देश ही नहीं, दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची जगह है। इसकी भौगोलिक बनावट ऐसी है कि इसके एक तरफ पाकिस्तान की सीमा है तो दूसरी तरफ चीन की सीमा इस इलाके को छूती है। यही वजह है कि भारत के लिए सियाचिन सामरिक नजरिए से बेहद अहम है। लेकिन आप ये बात जानकर हैरान रह जाएंगे कि करीब 30 साल पहले तक देश की सरकार इस बात से अनजान थी और सरकार की आंख उस वक्त खुली जब पाकिस्तान ने सियाचिन पर कब्जे की तैयारी तेज कर दी थी। लेकिन हिम योद्धाओं ने इस जंग को जीतकर पाकिस्तान के इस नापाक मंसूबे पर बर्फ डाल दी। उन्नीस 1947 वो साल जब देश अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ, लेकिन ये आजादी अपने साथ देश के बंटवारे का दर्द भी लेकर आई थी। आजादी के बाद 500 से ज्यादा रियासतें भारत में विलीन हो गईं और हजारों किलोमीटर के इलाके में फैला एक नया हिंदुस्तान दुनिया के सामने आ खड़ा हुआ था। लेकिन आप ये बात जानकर हैरान रह जाएंगे कि देश का करीब 33,000 वर्ग किलोमीटर का एक हिस्सा ऐसा भी था जिससे देश आजादी के बाद करीब 35 साल तक बेखबर रहा। दरअसल पाकिस्तान और चीन की सीमा से लगा भारत का ये वो इलाका है जिसे हम सभी सियाचिन के नाम से जानते हैं। ऊंचे ऊंचे बर्फीले पहाड़ों वाला ये वो इलाका है जहां करीब 30 साल पहले तक किसी इंसान को तो छोड़िए, जानवर तक का नाम निशान नहीं था। आम आदमी तो छोड़िए, यह इलाका भारतीय सेना की पहुंच से भी दूर ही था। यही वजह है कि 12 महीनों बर्फ से ढके रहने वाले इस इलाके के बारे में देश में चर्चा कम ही होती थी। बियाबान और ऊंचे पहाड़ों वाले इस पूरे इलाके पर किसी की नजर तक नहीं थी। अठहत्तर तक ये जो थी कहते हैं कि शासन वाज नॉट ऑक्युपाइड नाउ। ये जब मैं गया तो पता लगा, और जब मैं गया था तो ऊपर से उनके हेलीकॉप्टर उनके सबके आए, उनके जेट्स आए, तो उन्होंने किया। 80 के दशक की शुरुआत तक भारत अपनी इस हजारों वर्ग किलोमीटर जमीन से अनजान था। चूंकि सियाचिन का यह पूरा इलाका नो मैन लैंड था और यहाँ के मुश्किल हालात की वजह से भी भारत सरकार का इस तरफ ध्यान कम ही था। लेकिन 1984 में खुफिया रिपोर्ट ने भारत सरकार को भी सन्न करके रख दिया था। जब मैंने ये अमेरिकन मैप में नक्शे में गलती पाई तो मैं ले गया अपने जनरल सिब्बल के साथ और चीफ के साथ, तो हमने सब नक्शे देखे पीछे और ट्रीटीज देखी, सिख वार से लेकर देखी। पता लगा कि ये लाइन जो अमेरिकन मैप्स में थी वो गलत है। और अमेरिकन मैप्स जो करते हैं बाकी सारे मैप्स, सारे दुनिया के मैप एक्सेप्ट हिंदुस्तान के मैप, वो दिखा रहे थे उसको। तो हम गए, 3 महीने पहले भी गए, फिर 3 महीने बाद में गए, सारी रैकी करके सारे पासिस, सारे पीक्स, जो रास्ते चाइना से आ सकते हैं, जो रास्ते इधर से आ सकते हैं पाकिस्तान से, वो हमने रिपोर्ट दी। और फिर 84 में इनको पता लगा कि पाकिस्तान चाइना को ऑक्यूपाई करने के लिए बड़ा सामान ले रहा है हाई एल्टीट्यूड का लंदन से, और उसी दुकान से ले रहा था जिससे हम ले रहे हैं। तो थोड़ा लीकेज हो गया, तो जनरल सिब्बल ने उनको पीएम किया। कोई ज़्यादा ही 13 अप्रैल को हुआ था, कोई 10 दिन पहले देर हो रही थी वो ऑर्डर। दरअसल भारत सरकार को जब इस बात की खबर लगी कि पाकिस्तान की सियाचिन के इस पूरे इलाके पर नजर है और वो इस पर कब्जा करने की तैयारियों में है, तो इसी के बाद आनन फानन में भारतीय सेना ने
दुनिया के इस सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र में छेड़ दिया था ऑपरेशन मेघदूत। सियाचिन बर्फ के पहाड़ों से घिरा वो बियाबान और सुनसान इलाका है जिसकी हिफाजत में भारत माता के सपूत जान की बाजी लगाकर डटे हुए हैं। करीब 33,000 वर्ग किलोमीटर में फैले इस इलाके की सुरक्षा आसान नहीं है। हर रोज सरकार सियाचिन की हिफाजत पर करोड़ों रुपए खर्च करती है। कई भारतीय सैनिक यहां अपनी जान गंवाते हैं। कुछ दिनों पहले ही सियाचिन में 10 भारतीय जवान लापता हो गए, जिनमें से आज एक फौजी का शव मिला है। आगे आपको बताएंगे सियाचिन पर भारतीय फौज के कब्जे की वो कहानी जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। Decision about Siachen is based on security of the nation. किसी को अगर जाना है उधर और उसका इम्पोर्टेंस समझना है, वहाँ क्यों मेंटेन करें in spite of hostile conditions. I think you will understand if you go to that place. So if anyone wants, they are welcome. Sometime in April में मैं वहाँ लेके आ जाऊँगा. So you can yourself understand the terrain geography is such that we lost 1,000 soldiers to retain control over it. After that also we have lost soldiers, though the life loss is much less during recent year because of improved facilities provided. And I am disturbed with any loss, particularly of the soldiers who do it for the nation. Now this particular incident is absolutely painful to me personally. लेकिन मुझे लगता है कि उसके कारण दूसरा solution is not an exactly proper analysis. कश्मीर से आगे देश में एक और खूबसूरत जहान है जिसे दुनिया लद्दाख के नाम से जानती है। लद्दाख में बॉलीवुड की कई फिल्मों की शूटिंग भी हो चुकी है, लेकिन इसी लद्दाख से कुछ किलोमीटर के फासले से वो जगह भी शुरू होती है जो साल भर बर्फ की खूबसूरत सफेद चादर में लिपटी रहती है। लेकिन सियाचिन का ये पूरा इलाका देखने में तो बेहद खूबसूरत नजर आता है, लेकिन यहाँ जिंदगी उतनी ही मुश्किल और खतरों से भरी हुई है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की ऐसी भौगोलिक बनावट देश के लिए सामरिक नजरिए से बेहद महत्वपूर्ण है। सियाचिन का ये पूरा इलाका एक तरफ पाकिस्तान की सीमा से जा मिलता है तो दूसरी तरफ इसके चीन है। लेकिन 33,000 वर्ग किलोमीटर का यह इलाका हमारा ना होता अगर भारतीय सेना ने 30 साल पहले ऑपरेशन मेघदूत को अंजाम न दिया होता। जैसे मैंने बताया आपको कि अगर हम नहीं करते तो पाकिस्तान कर लेता, और पाकिस्तान कर लेता तो जो हमारा शाचिन ग्लेशियर है वीक के बाद दिस थर्ड लार्जेस्ट स्टोरेज ऑफ फ्रेश वाटर अपार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ये काराकोरम तो ये ज़रूरी है कि अगली जो वॉर होनी है, लोग कहते हैं कि पानी के ऊपर होगी, ऑयल के ऊपर नहीं होगी। यह सन 1984 की बात है जब पाकिस्तानी सेना की यहां के सेक्टर 26 में गतिविधियां अचानक बढ़ गई थी। भारतीय सेना को खबर लगी कि पाकिस्तान सियाचिन पर कब्जा जमाने की तैयारी में लगा है और इसके लिए उसने यूरोपीय देश में बर्फ में पहनने वाले कपड़ों, साजो सामान और हथियार के लिए बड़ी तादाद में ऑर्डर दिए हैं। दरअसल इससे पहले 12 महीने बर्फ से ढके रहने की वजह से सियाचिन ग्लेशियर वीरान रहता था। सेना यहाँ सिर्फ पेट्रोलिंग तक सीमित रहती थी, लेकिन जैसे ही पाकिस्तान के इस मंसूबे की खबर भारत तक पहुंची, भारतीय सेना ने आनन फानन में ऑपरेशन मेघदूत लॉन्च कर दिया। तैयारियां करने में एक तो कभी कोई वहां गया नहीं था, इतनी ऊंचाई पर किसी ने लड़ाई लड़ी नहीं थी, कभी तैयारी पता नहीं था कि वहां बंदूक चलेगी भी या नहीं चलेगी उस ठंड में। तो तैयारियां इसलिए की गई कि बाहर से जाके, विदेश से जाके स्नो सूट्स लाए गए जो भी अवेलेबल थे। फिर लोगों ने सॉक्स 8 या 9 सॉक्स पहने एक दूसरे के ऊपर। तब ग्लव्स अच्छे नहीं आते थे इतने। आपके पास स्वेटर्स जो थे वो ऐसे स्वेटर्स पहन के लोग 8-10 स्वेटर पहन गए, चले गए। एक स्नो सूट लाया, वो लेकर चले गए। तो वो था, पर तैयारी, मनोबल की तैयारी करने में काफ़ी वक्त बिताया कमांडर्स ने, लीडर्स जो थे तब के उन्होंने। और उसके कारण बड़े मनोबल से, बड़े धैर्य से लोग वहाँ गए
और बहुत बड़ा काम किया, इसलिए काफ़ी लोगों को वहाँ पे गैलेंट्री अवार्ड्स मिले। जो एक लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी अभी रिटायर होने जा रहे हैं कुछ दिनों में, इस महीने के अंत में, जो तब यंग कैप्टन थे, उन्हें शौर्य चक्र दिया गया, उनके साथ में लोगों को कीर्ति चक्र दिया गया। ऐसे कर करके काफ़ी लोगों ने वहाँ पे काम किया, पर मनोबल की तैयारी सबसे बड़ी तैयारी थी। वो मार्च 1984 की बात है जब ब्रिगेडियर चन्ना श्रीनगर में सेना की मीटिंग से ऑपरेशन मेघदूत का मिशन लेकर लौटे थे। 24,000 फीट की ऊंचाई पर बर्फ के ग्लेशियर में खराब मौसम के बीच युद्ध करने का यह भारतीय सेना के लिए पहला मौका था और सेना के सामने यही सबसे बड़ी चुनौती भी थी। ब्रिगेडियर चन्ना ने ऑपरेशन मेघदूत के लिए परतापुर के आर्मी हेडक्वार्टर में सबसे पहले फौजी अफसरों की एक टीम बनाई, जिसमें मेजर बहुगुणा को सियाला दर्रे पर कब्जा करने वाली टुकड़ी का नेतृत्व सौंपा गया और कैप्टन संजय कुलकर्णी को बिलाफोंट दर्रे पर कब्जा करने वाली टीम की कमान दी गई। लेफ्टिनेंट कमांडर पुष्कर चांद के नेतृत्व में चले ऑपरेशन मेघदूत की सभी सैन्य टुकड़ियों को पहले समोमा पर कब्जा करना था और फिर बेस कैंप के आगे जाकर अपने अपने दर्रे को कब्जे में लेने को कहा गया था। इतने साल हम लोग इधर हैं, उसके बावजूद भी जिस तरीके से हमारे जवानों ने इस इतने कठिन परिस्थितियों में भी रहकर, चाहे वो खराब मौसम हो, चाहे पाकिस्तान की तरफ से हमलों का सामना हो, उन सबको बहुत अच्छी तरीके से झेला है और हम कहेंगे ईंट का जवाब पत्थर से दिया है। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! 13 अप्रैल 1984 को ऑपरेशन मेघदूत लॉन्च कर दिया गया। खास बात यह है कि इस ऑपरेशन में पहने जाने वाले बर्फ के कपड़े और दूसरे साजो सामान 12 अप्रैल की रात तक सैनिकों तक पहुंचे थे। थर्मल कोट, थर्मल पैंट, बर्फ में रहने वाले टेंट, बर्फ की कुल्हाड़ी और चश्मों के अलावा उनके पास हथियार के तौर पर 7.62 mm के SLR मोर्टार, ग्रैंड पी रॉकेट भी थे जो जमीन से हवा में मार कर सकते थे। हथियारों और साजो सामान से लैस होकर 13 अप्रैल की सुबह 5:30 बजे कैप्टन संजय कुलकर्णी और एक सिपाही को लेकर चीता हेलीकॉप्टर इसी बेस कैंप में उतरा था। अब तो यहाँ तक रोड बन चुकी है, लेकिन उस दौर में यहाँ तक पहुँचना भी आसान नहीं था और इसी बेस कैंप से आगे शुरू होने वाला था भारतीय सैनिकों के हौसले का असली इम्तिहान। सुबह करीब 6 बजे 2 हेलीकॉप्टर में सवार होकर 4 भारतीय सैनिक समेत कैप्टन कुलकर्णी बिलाफोंडला की बर्फीली जमीन पर कूद पड़े और इन चारों ने बर्फ के उस रेगिस्तान में हेलीपैड बनाने का काम शुरू कर दिया। सर, ऑपरेशन मेघदूत क्यों खतरनाक माना गया? इस ऑपरेशन के दौरान भारतीय सेना को किस तरह के खतरों का सामना करना पड़ा? सबसे बड़ा खतरा तो था आपको वेदर का। किसी को पता नहीं था वहाँ कैसे रहना है, वहाँ क्या प्रिकॉशन लेनी पड़ेगी, आप खाना कैसे खाएंगे, आप पानी कहाँ से लाएंगे। वहाँ पानी अभी भी नहीं मिलता है, आपको बर्फ पिघला के पानी बनाना पड़ता है। केरोसिन आप कहाँ से ले जाएंगे। आज एक हेलीकॉप्टर जब जाता है, आज भी जब एक हेलीकॉप्टर वहाँ सबसे बड़े पोस्ट पे जहाँ हादसा हुआ फिलहाल, उसमें आपको 8 किलो या 10 किलो केरोसिन ले जाने के लिए एक हेलीकॉप्टर पूरा खाली करना पड़ता है। उतना ही वजन लेके हेलीकॉप्टर जा सकता है। तो लॉजिस्टिक्स की दिक्कतें हैं। तभी ये पता नहीं था कि पाकिस्तान की तरफ से क्या तैयारियां होंगी, वो खतरा था। क्या उसको ऊपर से बमबारी करेंगे या हेलीकॉप्टर को वहाँ ले जाएंगे। हेलीकॉप्टर का लिमिट जो होता है उड़ने का, उस समय के हेलीकॉप्टर्स का लिमिट था 20,000 फीट मैक्सिमम। ये दो पोस्ट जो हैं बिलाफोंडला और ये 22,000 फीट पे हैं। अब इतना बड़ा खतरा लेके आप जा रहे हो, वहाँ पे लोग उतर रहे हैं, उनको पता नहीं वहाँ ना टेंट है ना कोई रहने की व्यवस्था है, आप ओपन में आप रह रहे हो। ये वेदर का ही सबसे बड़ा खतरा था। अब मैंने लोगों से जब बात की है वहाँ पे, वो बताते हैं तो उस समय की परिस्थितियाँ, उससे काफ़ी हालात सुधरे हैं अब। हिम योद्धा जिन्होंने देश को दिलाया सियाचिन। दरअसल सियाचिन की भौगोलिक बनावट ऐसी है कि भारत की तरफ से सियाचिन की खड़ी चढ़ाई है और इसीलिए ऑपरेशन मेघदूत को काफी मुश्किल माना गया था, जबकि पाकिस्तान की तरफ से ये ऊंचाई काफी कम है। उसके बावजूद भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तानी सैनिकों को मात दी थी।
बिलाफोन पर कदम रखते ही कैप्टन कुलकर्णी ने भारतीय तिरंगा बिलाफोन ला की इस बर्फीली चट्टान पर लहरा दिया था। लेकिन कैप्टन कुलकर्णी की टीम को यहां पहुंचे महज 3 घंटे ही गुजरे थे कि उनका रेडियो ऑपरेटर ठंड से बेहाल होकर बेसुध हो गया। कैप्टन कुलकर्णी की टीम के पास रेडियो तो था, लेकिन हेडक्वार्टर से उनका संपर्क पूरी तरह टूट चुका था और अगले 48 घंटों में 29 लोगों की टीम में से एक जवान की भी ठंड से मौत हो गई। विजिबिलिटी 0 हो चुकी थी, -40 डिग्री तक तापमान जा पहुंचा था। ऐसे मुश्किल हालात में कैप्टन कुलकर्णी की टीम ने बिलाफोन ला में 3 दिन मुश्किलों से गुजारे। उस समय 84 में भारत के पास इतने हथियार भी नहीं थे, जो सैनिक बल था वो भी कम था और इतना कॉन्फिडेंट देश नहीं था भारत उस समय। हालांकि ये मैं कहूँगा कि इंदिरा गांधी जो प्रधानमंत्री थी हमारी तब, वहाँ उन्होंने ये बहुत बड़ा बोल्ड डिसीजन लिया वहाँ इनको भेजने का, पर उससे ज़्यादा आगे जाना तब नामुमकिन था। अब पीछे बहुत सालों के बाद हम कह सकते हैं, इसको हाइंडसाइट कहते हैं, कि हाँ करना चाहिए था, हमने उसको कब्जा करना चाहिए था, पर हालात वैसे नहीं थे जहाँ हम आगे जा सकते, क्योंकि हमारी सप्लाई लाइन बहुत वीक हो जाती। इसी सियाचिन में सप्लाई करने के लिए ही आपको इतनी असुविधाएं हैं। अगर आप उसको क्रॉस करके चले जाते तो वहाँ आप सप्लाई कैसे करते? किसी भी आर्मी को आप तैनात करते हो तो सबसे पहला बात ये देखनी पड़ती है सबसे पहले कि क्या आप उन तक खाना पहुँचा सकते हो, क्या रसद पहुँचा सकते हो, ये देखना पड़ता है। वो नामुमकिन था, इसलिए जो हुआ वो उतना ही सही था। 3 दिन बाद जब बर्फीला तूफान थमा और मौसम का मिजाज बदला, तब कैप्टन कुलकर्णी ने रेडियो पर अपने हेडक्वार्टर पर ब्रिगेडियर चन्ना के नाम संदेश भेजा, ऑपरेशन मेघदूत कंप्लीट। उधर मेजर बहुगुणा के नेतृत्व में भारतीय सैन्य टुकड़ी लियाला दर्रे पर भारतीय पोस्ट बना चुकी थी। हालांकि इसी दौरान पाकिस्तानी सेना भी सियाचिन पर चढ़ाई शुरू कर चुकी थी, लेकिन भारतीय सैनिकों ने पहले पहुंचकर बाजी मार दी। इस पूरे इलाके पर भारतीय फौज ने तिरंगा लहरा दिया और 17 अप्रैल 1984 को ऑपरेशन मेघदूत खत्म होते ही सियाचिन भारत के कब्जे में आ चुका था। इस अभियान में शिकस्त खाने के बाद पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो ने उस वक्त के राष्ट्रपति जनरल जिया उल हक को बुर्का पहनने का नसीहत देकर मजाक तक उड़ा डाला था। ऑपरेशन मेघदूत के दौरान भारतीय सैनिकों के सामने न सिर्फ पाकिस्तानी फौज से पहले सियाचिन की इन ऊंची पहाड़ियों पर चढ़ने की चुनौती थी, बल्कि इस दुर्गम इलाके में पड़ने वाले तीनों दर्रों सेला पास, बेलाफोन और गेवला पास पर भी उन्हें अपना अधिकार जमाना था। वो भी ऐसी परिस्थितियों में जब पाकिस्तान की तरफ से सियाचिन पहुंचना काफी आसान था और भारत की तरफ से सियाचिन पहुंचने के लिए सीधी और खड़ी चढ़ाई चढ़नी थी। लेकिन भारतीय सैनिकों ने इस असंभव ऑपरेशन को सच कर दिखाया और यहां दुनिया की सबसे ऊंची आर्मी पोस्ट भी स्थापित कर दी। खास बात यह है कि अगर पाकिस्तान ने सियाचिन पर कब्जा कर लिया होता तो पाकिस्तान और चीन की सीमा यहां मिल जाती, और अगर ऐसा होता तो पाकिस्तान और चीन का ये गठजोड़ भारत के लिए बेहद घातक साबित होता।